अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने यील्ड कर्व के कॉन्सेप्ट को लेके बॉन्ड वैल्यूएशन यूजिंग यील्ड कर्व उसको देखा था और बूटस्ट्रैपिंग की मदद से यील्ड कर्व एस्टीमेट करना। अगर हमें बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो वहाँ से हम यील्ड कर्व कैसे बना सकते हैं। एनी क्वेश्चन? और इसी इलस्ट्रेशन में हमने फिर बॉन्ड वैल्यूएशन के साथ इशू प्राइस को भी लिंक किया था और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली अप्लाई किया था। कोई सवाल कल के लेक्चर से? आखिरी एक्टिविटी हमारी कल के लेक्चर में ये रही थी जिसमें हमने ग्रोइंग परपेचुइटी, कैश फ्लोज ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट इन परपेचुइटी, उसकी डिस्काउंटिंग सीखी थी। और ये उसका एक फार्मूला जो हमने लर्न किया था कैश फ्लो nth पीरियड का ओवर r माइनस जी, वेयर r इज द डिस्काउंट रेट, g इज द एनुअल कांस्टेंट ग्रोथ रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू n-1। ये फार्मूला डेरिवेशन था डीवीएम के बेसिक फार्मूला से। डीवीएम के फार्मूला को हम किसी भी कैश फ्लो के सिमिलर नेचर के कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कैश फ्लोज डिलेड हो तो डिले के एडजस्टमेंट के लिए हम एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उस पीवी फैक्टर उस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनी क्वेश्चन? बेटा सेम रिस्क के बॉन्ड्स थे, सेम कंपनी के बॉन्ड थे, आपने वर्ड वहाँ पे इग्नोर किया। आपको मैंने बताया भी था और शायद अगर हाईलाइट नहीं कराया तो बताया जरूर था मैंने आपको कि ये सेम रिस्क के बॉन्ड हैं। 3 बॉन्ड्स इशूड फॉर अ गिवन रिस्क क्लास, और मैंने इसकी मिसाल आपको दी थी। गिवन रिस्क क्लास में समझो एक ही कंपनी के 3 बॉन्ड हैं, एक ही कंपनी के तीनों बॉन्ड्स हैं। तो ये कंपनी एक ही 1 ईयर यील्ड यहाँ से निकल आई, इस 1 ईयर यील्ड को इसमें यूज करके यहाँ से कंपनी एक ही 2 ईयर यील्ड बना ली और यहाँ से हमने 1 और 2 की यील्ड को इस्तेमाल करके 3 ईयर यील्ड बना ली। सेम रिस्क क्लास के बॉन्ड्स हैं ये जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम क्विकली रिकैप लेते हैं अपने चैप्टर का एमसीक्यू से। 9 एमसीक्यूज हमारे पास हैं, इनको जरा वॉक थ्रू करते हैं, फिर कुछ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है पास पेपर से, इनको देखेंगे हम। लीजिए जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि इनको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। बात का एक छोटा सा वर्ड हम रजिस्टर ना करें तो क्वेश्चन सारा हमारा गलत हो जाता है। तो बड़ी तसल्ली से एक एक वर्ड को हमने पढ़ना होता है, उसके बाद हमने आंसर को एड्रेस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर कैपम। के अंडर कैपम का फार्मूला हम सामने अगर ले आएँ तो हमें पता लग जाएगा इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है इस लिस्ट में से नहीं चाहिए। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF चाहिए हमें, ये एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ये शायद नहीं चाहिए, बीटा भी चाहिए और मार्केट रिटर्न ये भी चाहिए। सो बी इज द आंसर। जो हमें कैपम इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो बी है। सेकंड रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कार्स कंपनी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनानी है। कार कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट इट विल पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ इक्वल टू 55% ऑफ अर्निंग्स। इट्स अर्निंग पर शेयर इज ₹0.8 and it has 10 million shares in issue. The return on equity of company is 20% and its current cum dividend share price is 4.6. हमसे कहा गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए। अच्छा जी, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनाने के लिए अगेन डिविडेंड इन्फॉर्मेशन है या बीटा इन्फॉर्मेशन है? डिविडेंड। इसका मतलब डीवीएम कांस्टेंट डिविडेंड या ग्रोइंग डिविडेंड। आपको 55% ऑफ द अर्निंग एज डिविडेंड देनी है, इसका मतलब देयर इज 45% रिटेंशन। जब अर्निंग में से रिटेंशन आ जाएगी तो ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन आ गई, क्योंकि रिटेंशन इज फॉर बिजनेस ग्रोथ। प्रॉफिट्स जो रिटेन किए जाते हैं फॉर री इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, किसी बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए किए जाते हैं। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो फ्यूचर अर्निंग और डिविडेंड ग्रो कर जाते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे उसने आपको रिटेंशन रेट का आइडिया दे दिया और यहाँ पे उसने रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हमने कहा था R G इज इक्वल टू B इंटू R, जी निकालने के लिए आपको B चाहिए और ये उसने R के लिए आपको डाटा दे दिया। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ लगना है और ग्रोथ B इंटू R से आनी है। फटाफट कैलकुलेट करके मुझे के दीजिए, यहाँ से बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। डीवीएम अप्लाई कीजिए और डीवीएम विद ग्रोथ की मदद से के मेजर करके बताइए। एवरी स्टूडेंट शुड परफॉर्म कैलकुलेशन। फार्मूला याद नहीं है, किताब से हेल्प ले लीजिए। डिविडेंड पे होने वाला है, डी नॉट। प्राइस कम डिव है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला सबसे पहले सामने लेके आइए और उसके मुताबिक फिर वैल्यूज जो रिक्वायर्ड हैं ढूंढिए, फीड कीजिए।
D0 क्या है यहाँ पे, क्या है D0? 0.45% ऑफ 0.8, इट इज 0.44, ये जी D0 हो गया। G चाहिए B इंटू आर, B आपका है 45% और R आपका है 20%, इट इज यही है ना। B रिटेंशन इज 45 एंड 20% 9%। तूने 7.2 किस कुछ में लिखा हुआ? बड़े फखर से बैठा हुआ 7.2 लिख के रहा। आगे चलो, इसलिए मैंने कहा था कॉपी खोलो, रजिस्टर खोलो, उस पर सॉल्व करो बेटा, नहीं इतना दिमाग भी चल रहा आप लोगों का जी। तो के ही चाहिए हमें, कम डिफ मार्केट वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू एक्स डिफ चाहिए, एक्स डिफ मार्केट वैल्यू, कम डिफ प्राइस 4.6 माइनस D0 0.44, तो ये बनी 4.16। लीजिए जी डाटा आ गया, यहाँ से के ही बता दीजिए क्या है, 20.5 टू दो एक डेसिमल तक किया, तो ये जनाब जवाब है हमारा बी। बी इज आवर आंसर। Three, given the risk-free rate 5%, market return 10%, cost of equity 15%, value of beta बताओ क्या है? So KE is equal to RF plus RM minus RF into beta, beta workout करने हैं, KE is 15%, फार्मूला में 0.15, RF, अच्छा हम इसको 15 भी फीड कर सकते हैं, हमें ऐसे को मसला नहीं है, इसको 50 ले लें, RF 5 ले लें, ये 15 minus 5 और ये बीटा x है, so बीटा फाइंड कर लें, बीटा क्या है जी? बीटा is 2, so C is the answer। यहाँ पे हम 0.15 फ्रैक्शन में रेट फीड करें या परसेंटेज में फुल फिगर फीड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बीटा इज 2। किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए हो पूछ लीजिएगा। सॉरी RM10 जी, माय मिस्टेक, RM is 10, RM is 10 जी। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी हैज 65 million by nominal value of 6% redeemable loan notes in issue, irredeemable loan notes in issue at a market price of 105 पर loan note, nominal value यहाँ लिखी नहीं, नोट डाउन कर लीजिए, nominal value ₹100 है इसकी, 100 के अगेंस्ट 105 का मार्केट में बिक रहा है। annual interest amount is just about to be paid, अभी पे होने वाली है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो कम इंटरेस्ट है। the corporation tax is 30%, calculate x interest market value of the debt and the debt holders required return। हमें x इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और डेट होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डेट होल्डर यील्ड चाहिए जी। पहले हम यील्ड निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है MCQ 4, डेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा यील्ड है, इररिडीमेबल डेट की यील्ड होती है I ओवर मार्केट वैल्यू x इंटरेस्ट इंटू 100% करना हो तो I इज एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन वन बॉन्ड, 6% बॉन्ड, 100 रुपए का बॉन्ड 6 रुपए, मार्केट वैल्यू x इंटरेस्ट, करंट मार्केट वैल्यू 105 है लेकिन इंटरेस्ट अभी पे होने वाला है, इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट अर्न हो चुका है, वो माइनस करें तो ये जनाब हमारे पास x इंटरेस्ट वैल्यू आ गई इनटू 100, यील्ड क्या बनी 6.1%, ये यील्ड आ गई। और दूसरी मार्केट वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वो होता है जी बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 65 मिलियन ओवर नॉमिनल वैल्यू पर इंस्ट्रूमेंट इनटू मार्केट वैल्यू पर इंस्ट्रूमेंट बट एक्स इंटरेस्ट, तो यहां से बताइए 64.35 मिलियन रुपीज। लीजिए तो आंसर इज 654, डी इज द राइट आंसर। सॉरी GLE क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। What is the cost of equity to the nearest whole percentage? IPA company is about to pay, ये जरा थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है शायद ये ट्रिकी पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा इसका जरा। About to pay a dividend of $0.5 on each ordinary share, ये D0 आ गया। Its earning per share was 1.5, ये EPS आ गई 1.5। Net asset per share is $6, current share price is $4.5 per share, cost of equity निकालनी है। अच्छा जी, डिविडेंड इन्फॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो DVM लगना है। DVM में क्वेश्चन होता है ग्रोइंग या कांस्टेंट, तो भाई अर्निंग इतनी डिविडेंड इतना तो यकीनन ग्रोइंग है, ठीक है, ये भी पता लग गया। तो कई निकलनी है ग्रोथ मॉडल के तहत, ग्रोथ मॉडल के तहत कई निकालनी है। MCQ नंबर 5, तो ग्रोथ मॉडल का फार्मूला K is equal to D0 into 1 plus G over market value X div plus G। अच्छा जी, D0 क्वेश्चन में रेडी अवेलेबल है 0.5, ग्रोथ रेट क्वेश्चन में मिसिंग है, उसको हमें सर्च करना पड़ेगा।
मार्केट वैल्यू एक्टिव, कंपनी डिविडेंड पे होने वाला है तो प्राइस कम डिव है, करंट शेयर प्राइस 4.5 है तो 4.5 माइनस 0.5 ये एक्टिव होगी। अब मसला रह गया है जी का। जी अपेरेंटली यहां से जो लग रहा है वो निकलेगा बी इंटू आर से, बी भी रेडिली अवेलेबल है। प्रॉफिट रिटेन्ड 1.5 माइनस 0.5 ओवर प्रॉफिट अर्न, ये भी आ गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ रहेगी आर की। आर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या कमा रही है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेजर करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट हमें तो गिवन इंफॉर्मेशन में से निकालना है ना। तो यहां से जो मेथड यहां पे लगता नजर आ रहा है, रेट अर्निंग ये है और एसेट्स जिन पे अर्निंग कमाई जा रही है वो $6 के हैं। एक एसेट, एक शेयर के पर शेयर जो एसेट है वो 6 रुपए है और पर शेयर जो अर्निंग है वो 1.5 है। तो नेट एसेट भी काउंटिंग वैल्यू ऑफ एसेट है और ये अकाउंटिंग रिटर्न है। सो रिटर्न ऑन एसेट 1.5 ओवर 6 25%। ये चीज इनमें रखिएगा कि आपको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से ही कोई रास्ता निकालना है। थोड़ा सा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे अगर आपको पता हो मुझे चाहिए क्या, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे थोड़ी तवज्जो दें तो चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए। तो ये नेट एसेट्स अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती है और ये अकाउंटिंग रिटर्न है। तो यहां से हम बी जी निकालते हैं। जी क्या है? जी 16%, 16.67%। तो ये जनाब जी आ गया, इसको यहाँ फीड करेंगे 0.1667 तो क्या आया? फुल परसेंटेज राउंड ऑफ करके बताना है। राउंड ऑफ अप टू फुल परसेंटेज, नियरेस्ट फुल परसेंटेज बोला उसने। क्या दी गई? 31%। जी क्वेश्चन नंबर 5 KE 31%। जी एनी क्वेश्चन? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? देयर आर 3 स्टेटमेंट जिनके बारे में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीड्स टू फॉल इन शेयर प्राइस। शेयर प्राइस का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कौन जोड़ता है? डीवीएम। पहले आपको ताल्लुक सोचना है, ऐसी गलत का नारा नहीं लगा देना। तो डीवीएम है जो शेयर प्राइस का ताल्लुक केई से जोड़ता है। अब डीवीएम का फार्मूला ध्यान में लाइए, डी ओवर केई। केई इज द डिस्काउंट रेट देयर। तो अगर डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो क्या शेयर प्राइस गिरेगी या नहीं? डिस्काउंट रेट बढ़ने से शेयर प्राइस प्रेजेंट वैल्यू होती है ना। तो लिखा हुआ जी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीड्स टू फॉल इन शेयर प्राइस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स विल गो डाउन। डी ओवर केई, केई बढ़ेगा, डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू विल गो डाउन। यस, केई बढ़ने से शेयर प्राइस गिरती है। इन्वेस्टर्स फेस्ड विद इंक्रीज्ड रिस्क विल एक्सपेक्ट इंक्रीज्ड रिटर्न एज कंपनसेशन। ट्रू। कॉस्ट ऑफ डेट इज यूजुअली लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कॉस्ट ऑफ डेट प्रेफरेंस शेयर्स में चूंकि थोड़ा सा रिस्क एज कंपेयर टू डेट ज्यादा होता है, क्योंकि कॉस्ट जो प्रेफरेंस शेयर्स की जो राइट फॉर रीपेमेंट होती है जस्ट फॉर इक्विटी शेयर होती है। अनसिक्योर्ड जनरली समझे जाते हैं, सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट से पहले उनकी रैंकिंग आती है, जबकि जो डेट के इन्वेस्टर होते हैं जनरली वो सिक्योर्ड होते हैं, उनकी रैंकिंग सबसे पहले होती है, उनको डिफॉल्ट के केस में सबसे पहले पैसा मिलता है। सो डेट इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टमेंट, सो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 7 IDC company has a capital structure as follows: 10 million $0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स, ये बैलेंस शीट वैल्यू 5 मिलियन आ गई। रिजर्व 20 मिलियन के हैं, ये आपकी इक्विटी होगी। इसके बाद 13% इरिडीमेबल लोन नोट 7 मिलियन के, ये टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। द ऑर्डिनरी शेयर्स आर करंटली कोटेड एट $3 एंड द लोन नोट्स आर $90। IDO company has a cost of equity of 12% and pays corporation tax at 30%. Requirement weighted average cost of capital। क्विकली इसका वैक बताओ क्या जी? वैक स्टेप्स को फॉलो करोगे, सोर्सेज आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट ऑफ रिसोर्स कैलकुलेट करो, मार्केट वैल्यू ऑफ रिसोर्स कैलकुलेट करो, वेटेड एवरेज का फार्मूला लगाओ, छोटा सा टेबल बनाओ, फटाफट वैल्यूज निकालो। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसमें, और 5 सेकंड गुजर चुके हैं। सोर्सेज मींस इक्विटी, ये रिजर्व्स और शेयर्स ये सोर्सेज नहीं है, इक्विटी इज अ सोर्स। इससे पता लग रहा है कितनी रिवीजनें हो रही हैं, कितनी प्रैक्टिस हो रही है घर में। अभी यही नहीं पता कि सोर्सेज से मुराद क्या होती है। चैप्टर खत्म हो गया, पास पेपर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और अभी इक्विटी की डेफिनेशन नहीं पता इन भाई साहब को। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स कलेक्टिवली कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी की कॉस्ट रेडीली अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट 12%। और इरिडीमेबल डेट है
तो रिडीमेबल की डेट की कॉस्ट का फार्मूला नहीं याद तो किताब खोलो पीछे से देखो जाके, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ली जाती है बैक में। मुझे लगता है 2 मिनट खत्म भी हो गया और किसी एक बच्चे ने भी जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? 10.11। क्या रहा है यहाँ से? कितना? व्हाट इज बैक? इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये टुक मी हार्डली 1 मिनट टू सॉल्व दिस। सर आपको 3-4-5 मिनट हो गया, आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यू आर नॉट अप टू द मार्क। अभी तक आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ही आपकी रिवीजन और ग्रिप नहीं है, एग्जामिनर क्वेश्चन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जी बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू टू शेयर प्राइस, इसके अलावा कोई बात बोली मैंने? 10 मिलियन, सॉरी माय मिस्टेक 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी, मेरी गलती। 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। आई थॉट इट वाज पेड ऑफ कैपिटल। 10 मिलियन इंटू 3 इट इज 30। सोल्यूशन लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने ठीक बताया मुझे। ठीक है जी, ऑल ट्रेसेस रिमूव्ड। जी एनी क्वेश्चन? नॉमिनल वैल्यू लोन नोट्स की 100 कैसे हमने ली? मैंने वैसे आपको बताया हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में लोन नोट्स की नॉमिनल वैल्यू 100 होती है और डोमेस्टिक मार्केट में लोन नोट्स की नॉमिनल वैल्यू 5000 होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा एक्वायर्ड नॉलेज है, क्योंकि डॉलर टर्म में डाटा है, सो इट रिलेट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू 100 ही ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए ज़रा। व्हाट इज द आफ्टर टैक्स वैक? यहाँ पे भी वैक का ही सवाल है, 1 डेसिमल पे वैक बनाना है, लेकिन इसमें आपको जो तवज्जो दिलानी है वो ये है जी, निकालिए वैक इसका। तो पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ, मैंने हाईलाइट कर दिया। हल कीजिए इसको फॉर वैक। You just have to apply CAPM to determine KE, बाकी डाटा तो रेडीली अवेलेबल है। 1 डेसिमल तक KE, 1 डेसिमल तक वैक।
It is 8.8%. जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत इस 8.8 की वैल्यू पे पहुंचने में? जी आ रहा है जी आंसर 8.8। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दीज प्रेफरेंस शेयर्स 8% irredeemable, 0.5 preference share is being traded at 0.3 cum div currently in a company that pays corporation tax at 30%. So इनकी cost of capital चाहिए हमें। preference share की cost of capital कैसे आती है? irredeemable preference share I over market value x interest या x dividend. So I is annual interest payment on one preference share 8% of 0.50. ये आपकी आई की वैल्यू आ गई। ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर दैट हैज टू बी एक्स डिव, तो कम डिव वैल्यू अवेलेबल है, इसमें से डिविडेंड निकाल दो, कितना बनता है? 0.04 डिविडेंड है, ये निकाल दो इनटू 100, तो क्या बनी जनाब? 15.4%। ये है जी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर प्रेफरेंस शेयर। इसको कॉस्ट ऑफ डेट कह लें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लें, एक ही बात है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट 15.4%। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये कुछ एमसीक्यूज हमारे पास अवेलेबल थे, उनको हमने डिस्कस किया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और उसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में एक पहली चीज जो आपको रजिस्टर करनी चाहिए वो है जंपा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, कर ली रजिस्टर। अब दूसरी चीज आप पढ़ेंगे इसकी रिक्वायरमेंट में, तो वहां पे एक थोड़ी सी हमें अपने सिलेबस से वेरिएशन नजर आती है। वो वेरिएशन क्या है? अज्यूमिंग ZL रिमेन्स ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड एंड यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड X dividend price per share as at 30th September this if the new investment does not take place. आपसे X dividend share price कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। प्रिंसिपली शेयर वैल्यूएशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमने सिर्फ शेयर वैल्यूएशन का फार्मूला DVM पढ़ा था KE की कैलकुलेशन के मकसद के लिए, लेकिन ये सवाल ICAP के क्वेश्चन बैंक में आ गया। इसका मतलब उस फार्मूले का इस मकसद के लिए इस्तेमाल भी ICAP टेस्ट कर सकता है। बाय सिलेबस डेफिनेशन बनता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में उस फार्मूले की एप्लीकेशन जहां पे आ गई तो लगता है फिर ये भी हमारा सिलेबस बन जाता है। तो बहरहाल हम सिर्फ पार्ट ए के रेफरेंस से भी चलते हैं कि उसने कहा जी आप एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस बताइए, फार्मूला में आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह, प्रिंसिपल हमें आता है, वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। Zampa Limited is a listed all equity finance company which makes parts of digital cameras. All equity finance company है। The company pays out all available profits as dividend. ZL has a share capital of 15 million ordinary shares. On September 30th, 20x0, it expects to pay an annual dividend of 20 per share. In the absence of any further investment, the company expects that the next 3 annual dividends payment also to be 20 rupees. So 20 रुपीज का डिविडेंड पे होने वाला है अभी, और अगले 3 साल भी 20 रुपए का डिविडेंड ही जाएगा। बट देयर आफ्टर अ 2% पर एनम ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन परपेचुटी। 3 साल बाद 3 साल तक 20 रुपए, उसके बाद 2% से सालाना ग्रोथ इन परपेचुटी। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज करंटली 15%। द कंपनी इज कंसिडरिंग
अ न्यू इन्वेस्टमेंट विच वुड रिक्वायर एन इनिशियल आउटले ऑफ 500 मिलियन दिस इसको अभी हम छोड़ दें। अभी हम पहला पार्ट के लिए हमें इतना ही डाटा चाहिए, पहले पार्ट के लिए हमें इतना डाटा चाहिए। जरा आप दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़िए। अज्यूमिंग, क्योंकि बाय द वे आगे ना वो नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। पार्ट ए क्या है? अज्यूमिंग ZL रिमेन ऑल इक्विटी फाइनेंस एंड यूजिंग DVM मॉडल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एक्स डिविडेंड प्राइस पर शेयर इफ द न्यू इन्वेस्टमेंट डज नॉट टेक प्लेस। अगर नया प्रोजेक्ट नहीं करते तो आप डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से प्राइस बताओ। तो आगे तो कहानी नए प्रोजेक्ट की है जो पार्ट बी से रिलेट करती है, तो पार्ट ए के लिए यहीं तक का डाटा काफी है। अच्छा जी, अगर आपको मैं DVM की तरफ तवज्जो दिलाऊं दोबारा, तो मैंने कहानी शुरू की थी सबसे पहले DVM के असूल से। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल आपको किसी कंपनी की शेयर वैल्यू एस्टीमेट करने का एक असूल देता है, और वो असूल क्या है? असूल क्या है? फार्मूला नहीं पूछा, असूल क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग देम एट KE, इक्विटी इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। प्रिंसिपल था किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस आपने एस्टीमेट करनी है, उस कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लो बाय डिस्काउंटिंग देम एट KE। दिस वाज द प्रिंसिपल। फिर हमने इस असूल के तहत दो फार्मूला सीखे थे। हमें कहा था अगर कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट हो तो D over KE, अगर कंपनी का डिविडेंड फ्यूचर में कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रहा हो तो D1 over KE माइनस G। ये दो फार्मूला सीखे। तो मार्केट वैल्यू एक्सटिव एस्टीमेट करने के दो फार्मूला सीखे जो कि एक असूल पे बेस कर रहे थे। अब यहां पे देखिए, यहां पे कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट रहने वाला है या कांस्टेंट रेट पे ग्रो करने वाला है? 3 साल कांस्टेंट है, फिर ग्रोथ है। इसका मतलब इस कंपनी की पीवी की कैलकुलेशन में कोई फार्मूला सीधा सीधा नहीं लगने वाला, क्योंकि फार्मूला तो सीधा सीधा लगेगा या कांस्टेंट डिविडेंड हो फॉरएवर या कांस्टेंट ग्रोथ हो फॉरएवर। यहां पे वो केस नहीं है। यहां पे 3 साल डिविडेंड चल रहे हैं कांस्टेंट, उसके बाद चल रहे हैं कांस्टेंट रेट पे ग्रोथ। तो इसका मतलब यहां पे सीधा फार्मूला नहीं लगेगा, यहां पे तो लगाना पड़ेगा हमें असूल। यहां पे हमें लगाना पड़ेगा असूल कि फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लो बाय डिस्काउंटिंग देम एट KE। तो वो असूल लगाने के लिए सिंपली पीवी ऑफ डिविडेंड्स कैलकुलेट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, इस कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स जो हैं, डिविडेंड्स ईयर वाइज चले मैं इसको कहता हूं, मुझे जो बताया गया D1, D2, D3, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के अंदाज में इसका फॉर्मेट थोड़ा हिस्सा लेता हूं। D1, D2, D3 मुझे कहा गया 3 साल तो 20 रुपए ही जाएगा, और उसके बाद मुझे D4 में कहा गया है 2% की ग्रोथ आ जाएगी और ऑनवर्ड फॉरएवर 2% परपेचुटी में चलेगी। ठीक है, ऑनवर्ड 2% परपेचुटी में ग्रोथ चलेगी। D1 से परपेचुटी चलेगा काम और 2% पर एनम ग्रोथ चलेगी। अब भाई डिस्काउंटिंग, मुझे इस कैश फ्लो स्ट्रीम की डिस्काउंटिंग करनी है किस रेट पे? KE पे। क्या है KE? 15%। तो भाई जरा अब जरा डिस्काउंट फैक्टर की कहानी समझ लो एट 15%। ये तो स्ट्रेट वे एक साल बाद कहना, तो 15% 1 ईयर रेट बोलो 0.870, 15% 2 ईयर 756, 15% 3 ईयर 658। अब आ जाइए इस पे, तो ये तो वही कहानी है जो कल मैंने सीखी थी, डिलेड कैश फ्लो विद कांस्टेंट ग्रोथ इन परपेचुटी। ये सीरीज शुरू कहां से हो रही है? D4 से। तो इसकी कहानी बनेगी D4, ये D4 आ गया। मैं अगर कल का फार्मूला दिन में लाऊं तो उसके मुताबिक आपका D4 over KE माइनस G इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 4 - 1, यही है ना कहानी? तो अब D4 मेरा यहां पड़ा है, तो D4 को मैं यहां से निकाल दूं, D4 को मैं इधर ले आऊं, तो भाई ये मेरा फैक्टर बन गया ना, डिस्काउंट फैक्टर। ऐसा ही है, D4 को मैंने इस कॉलम में पड़ा हुआ है, तो मेरा फैक्टर क्या बन गया? 1 over 0.15 माइनस 0.02 इंटू 0.658। लीजिए जी प्रेजेंट वैल्यू, और यहां पे सम कीजिए, ये मार्केट वैल्यू एक्टिव। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पीवी बोलिए, 2 डेसिमल पर निकाल लीजिएगा। 17.40 जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 15.12 16 जी। ये आपका D4 है, पहले इसको D4 बनाइए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ये KE माइनस G इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 3 ईयर। $103.275 2.8 करो बेटा, 27 को बोल रहा है, 25 बोल रहा है, 26 बोल रहा है, क्या है? 26। सम कीजिए इसका, $148.94 लीजिए जी। सो DVM का असूल हमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर डिविडेंड्स डिस्काउंटेड कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग देम एट KE। किसी कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स को KE पे डिस्काउंट करके पीवी कैलकुलेट कर लो, वो आपके एक्स डिविडेंड प्राइस का एस्टीमेट है। अगर तो डिविडेंड कांस्टेंट हो, वी न्यू द फार्मूला। अगर डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रहे हो, वी न्यू द फार्मूला। लेकिन अगर डिविडेंड उनमें से कोई बिहेवियर शो नहीं कर रहे, कोई तीसरा चौथा पांचवा बिहेवियर है, देन वी न्यू द असूल। असूल तो पता ही हमें
ठीक है। तो अगर कांस्टेंट डिविडेंड है फार्मूला पास है, कांस्टेंट ग्रोइंग डिविडेंड है फार्मूला पास है, कोई तीसरा चौथा बिहेवियर है यहाँ पे तो फिर उसने कहा दिया ना D1 से सीधा कांस्टेंट हो गया था, D1 में ये है, D2 में ये है, D4 में ये है, 6 बिहेवियर दिखा दे वो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। हमें तो सूल पता है भाई जो भी कैश है वो एस्टिमेट करो, उनको KE पे डिस्काउंट कर लो। अब हमें हर तरह के कैश डिस्काउंट करने आते हैं, हमें एन्युटी भी डिस्काउंट करनी आती है, हमें परपेचुटी भी डिस्काउंट करनी आती है, हमें परपेचुटी विद ग्रोथ भी डिस्काउंट करनी आती है, और उसमें डिले आ जाए उससे कैसे डील करना है वो भी हमें आता है। तो कैश फ्लो जैसे भी होंगे हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले पाएंगे। सो हमें जब असूल पता है किसी भी शेयर की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू जैसे मर्जी कैश फ्लो हो हम उसको मेजर कर लेंगे। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? सो ये आई कैप क्वेश्चन बैंक का सवाल है। तो क्वेश्चन बैंक में आने से हमें लगता है कि हमें ऐसा सवाल आ सकता है, क्योंकि फार्मूला तो डीवीएम का प्रिंसिपल तो हमारे सिलेबस में है ना, डिविडेंड शेयर वैल्यूएशन हेडिंग तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ाने के लिए हमें डीवीएम तो सिखा दिया गया। तो डीवीएम सिखा दिया गया और क्वेश्चन बैंक में सवाल देके बता दिया गया कि भाई आ भी सकता है सवाल। जी कोई सवाल यहाँ पे? स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू पार्ट ए। जी कोई क्वेश्चन? पार्ट बी, assuming that ZL remains all equity finance and using the dividend valuation model calculate the expected ex dividend price after per share at 30th September x0 if the new investment does take place। अगर नई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फिर एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस कहाँ जाती है? तो नई इन्वेस्टमेंट की कहानी यहां से शुरू हो रही है जिसको पढ़ते हैं। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट व्हिच वुड रिक्वायर एन इनिशियल आउटले ऑफ 5 लाख ऑन 30th September x0। इसी तारीख को यहां पे आपने अभी वैल्यूएशन की, उसी तारीख पे नया प्रोजेक्ट करने के लिए 500 मिलियन चाहिए। If this investment were financed by a 1/3 right issue, it would enable the share dividend per share to be increased to 21 on 30th September x1। मतलब साल बाद D1 में हमारा डिविडेंड 21 रुपए होगा। ये जीरो है ना भाई, साल बाद का डिविडेंड, ये D1 है, D1 में 21 रुपए होगा। एंड ऑल फर्दर डिविडेंड वुड इंक्रीज बाय 4%, फ्यूचर ग्रोथ 4% पर एनम होगी। द न्यू इन्वेस्टमेंट इज हाउएवर रिस्कियर देन द एवरेज ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। नई इन्वेस्टमेंट का रिस्क थोड़ा ज्यादा है एग्जिस्टिंग कारोबार से। As a result of which the company's overall cost of equity would increase to 16%। पहले थी वो 15%, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी थी 15%, वो कहता जी अब चले जाएगी वो 16% पे पर एनम। What the company to remain all equity finance। कंपनी अगर ऑल इक्विटी फाइनेंस ही रहेगी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16 पे चली जाएगी। ठीक है जी। और आप रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ो। Assuming ZL remain all equity finance, मतलब ऑल इक्विटी फाइनेंस रहे तो KE 16। उसने कहा assuming कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस रहेगी मतलब KE 16 पे चली जाएगी। डीवीएम इस्तेमाल करो और बताओ 30 सितंबर 2000 की प्राइस क्या होगी एक्सिप। तो भाई ये तो बड़ी आसान है। इस केस में सिंपली फार्मूला लगने वाला है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोजेक्ट पे चली जाती है तो कंपनी का D1 हमें पता है और कांस्टेंट ग्रोथ रेट पता है और KE भी पता है। तो मार्केट वैल्यू एक्स डिव हम 30 सितंबर x0 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। D1 ओवर KE माइनस G। D1 21 रुपए, KE 16%, G 4%। तो बताइए क्या ही वैल्यू? ₹175। अगर कंपनी नया प्रोजेक्ट नहीं करती तो करंट कंपनी की शेयर प्राइस 148.94 है। कंपनी 500 मिलियन इक्विटी से राइट इशू से रेज करके नया प्रोजेक्ट करती है तो डीवीएम के मुताबिक इसकी शेयर प्राइस 175 पे चली जाती है। पार्टी और भी तो हो गए खत्म। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल यहां पे? जी कोई सवाल? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी जो है इसका ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है मुझे लगता है फॉर कैप 6 लेवल, लेकिन अब बात अब आ गया सवाल में तो सवाल पे ही मैं यह कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज तो जैसे वैल्यूएशन हमारा मेनली CFA 4 का टॉपिक है तो उस लिहाज से ये भी डिस्कशन वहीं पे आनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि ये सवाल यहाँ पे दे दिया तो एक एडिशनल डिस्कशन भी इसने डाली है। बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आप समझ लीजिएगा कैसे हम ये फैसला देखते हैं। कंपेयर द मार्केट वैल्यूज विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमिन वेदर द न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन। वैल्यूज को कंपेयर करके बताइए क्या नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी? जी नहीं करनी चाहिए थी। आपने ये फैसला कैसे किया? हाँ जी बोलो, अब वजह तो बतानी पड़ेगी ना। आप कैसे किया ये फैसला?
नहीं करनी चाहिए थी बेटा, मैंने सुन लिया, लेकिन मैं वजह जानना चाहता हूँ ये फैसला कैसे किया आपने। मैंने आप लोगों को रिपीटेडली कहा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन हो, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। किसी भी प्रिंसिपल पे गेज करके, जज करके फैसला किया जाता है। आप बगैर किसी प्रिंसिपल पे परखे कभी फैसला नहीं करते। जिंदगी में कभी भी कोई मसला आए, उसके रेलेवेंट असूल आइडेंटिफाई करो। कोई लीगल मसला है, उसका रेलेवेंट कानून आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसका रेलेवेंट प्रोसीजर आइडेंटिफाई करो, फिर उस कानून के मुताबिक, उस असूल के मुताबिक, उस प्रोसीजर के मुताबिक आप परख के फैसला कर सकते हो कि सही या गलत। तो यहाँ पे भी मैं बताना है ये फैसला ठीक है या नहीं, तो हमें पहले कुछ असूल पता होना चाहिए। और असूल बड़ा सीधा सा है कि शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट का हर वो फायदा अच्छा होगा, एक्सेप्टेबल होगा, विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, और यहाँ के शुरू में हमने कोई ये टर्म पढ़ी थी शेयर होल्डर वेल्थ की। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इसको डिफाइन किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, और शेयर होल्डर्स वेल्थ इज मेजर्ड बाय द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, या वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, उससे मेजर की जाती है शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो जनाब हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स वेल्थ बिफोर द प्रोजेक्ट क्या थी, शेयर होल्डर्स वेल्थ आफ्टर द प्रोजेक्ट क्या थी। शेयर होल्डर्स वेल्थ से मुराद मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो फिर हम उन वैल्यूज को रिलेट करेंगे जरा। बिफोर प्रोजेक्ट कहानी है, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू कितने हैं बिफोर द प्रोजेक्ट? नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू 15 मिलियन, और शेयर प्राइस हमने ये वर्कआउट की थी बिफोर प्रोजेक्ट ₹148.94। तो वैल्यू कितनी बनी, कितनी थी? 2233.5। ये जी रुपीज इन मिलियन आ गए हमारे पास। प्रोजेक्ट से पहले हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ये है। अब प्रोजेक्ट के बाद क्या कहानी है? आफ्टर प्रोजेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट प्राइस तो चली गई है 175 पे, बट क्या शेयर्स इतने ही है हमारे पास? 143 शेयर्स इशू किया ना आपने, तो 143 शेयर्स इशू करने की वजह से आपके शेयर्स में 15 प्लस इजाफा हो जाएगा, 15 डिवाइड विद 3 into 1, ऐसे ही है। तो ये 20 मिलियन हो गए। तो जनाब वैल्यू ऑफ इक्विटी कहाँ गई? 3500। अब जरा यहाँ पे देखिए, इंक्रीज इन शेयर, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? फर्क बताइए, राउंड ऑफ कर लो भाई, लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, खत्म करो, आगे करो। क्या है? 1266। ये इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। अब यहाँ पे ये इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हासिल करने के लिए क्या शेयर होल्डर्स को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, या ये उनके लिए कुछ एज इनकम, एज ब्लेसिंग ही आई है? दे हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट? लेस इन्वेस्टमेंट 500 की। तो ये है इंक्रीज इन वेल्थ। इस प्रोजेक्ट के नतीजे में शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा आया। हमसे पूछा गया क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, तो हमारा डिसीजन है यस, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में शेयर होल्डर्स प्रोजेक्ट से पहले खड़े हैं यहाँ पे, उनकी वेल्थ इतनी है कंपनी में, इस कंपनी में अगर वो 500 डालते हैं तो उनकी वेल्थ 3500 पे चली जाती है। शेयर होल्डर्स वेल्थ में नेट 766 का इजाफा आ जाता है। 500 रुपए इन्वेस्ट करके वो अपनी शेयर की वैल्यू में 1266 का इजाफा ला सकते हैं। 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शेयर होल्डर्स अपनी शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में 1266 का इजाफा ला सकते हैं। इसका मतलब नेट उनको 766 का फायदा है। इन्वेस्टमेंट में नेट 766 का फायदा है, इंक्रीज इन वेल्थ है, सो इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा राइट इशू है, कंपनी ने 3 शेयर के बदले 1 राइट शेयर इशू करने हैं। 15 मिलियन शेयर ऑलरेडी इशू हैं, हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर, तो डिवाइड बाय 3 into 1, ये राइट शेयर आ गए, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर इशूड, ये टोटल शेयर हो जाएंगे। प्रोजेक्ट के बाद टोटल शेयर इनटू प्रोजेक्ट के बाद की प्राइस से मल्टीप्लाई किया, प्रोजेक्ट के बाद की शेयर्स की मार्केट वैल्यू। सो द प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल, इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है। जी एनी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन शेयर वैल्यूएशन पे क्वेश्चन था, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट सिलेबस में नजर नहीं आता, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं हिडन हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है।
अच्छा जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। इतना सा सवाल है, MCQ जितना सवाल है ये। क्लास असाइनमेंट में MCQ में 2 मिनट दिया था, इसके 4 मिनट दे देता हूँ आपको, 4 मिनट में हो जाएगा सवाल ये। हमें चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 2 सोर्सेज हैं, इक्विटी और 9% डेट, जो कि है रिडीमेबल। 4 मिनट बहुत है इसको करने के लिए, और हमारे पास तो अभी 6-7 मिनट रहते हैं, 8 मिनट रहते हैं क्लास में, तो 4 मिनट में कर लो, 4 मिनट पहले छुट्टी कर लेंगे। ठीक है, खुश? कॉस्ट ऑफ डेट भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो बड़ा क्विक एंड इजी क्वेश्चन है ये। मतलब रिडीमेबल डेट के IRR का जो बटन आना था वो भी आप पे नहीं आ रहा है सवाल में। इलस्ट्रेशन लेवल का सवाल है, जैसे हमें MCQ जैसे उसी की इलस्ट्रेशन की उसी लेवल का सवाल है, कोई बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है ये। आपको चाहिए? ओहो, नहीं जी, लगता है कॉलेज वाले 4 मिनट पहले भी छुट्टी नहीं देना चाहते। अच्छा जी, ये मैनेजमेंट टीम इज़ हियर फॉर सम फीडबैक। सवाल तो आप असाइनमेंट में कराएंगे ना, अभी करना है, करो करो। हो गया, ये तो 1 मिनट का सवाल है, रह क्या गया? हो गया, वेरी गुड। आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 5.5 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ रही है? DVM से 9.7%, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स 1.2 मिलियन है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सटिव प्राइस से, कितनी आती है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? 138.96 मिलियन, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपकी आती है 30 मिलियन इंटू 101.47%, कितनी बनी? 30.44 मिलियन। लीजिए जी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी हो गई, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होगी, और कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गया। इसके बाद व्हाट इज WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 8.9% इज WACC। $8.9 is the WACC। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी मजीद हमारे 2 क्वेश्चन एजेंडे पे मजीद हैं, वो 2 क्वेश्चन करेंगे कल इंशाअल्लाह, और कल ही मुझे लगता है हम नया चैप्टर भी शुरू कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो 2-4 मिनट आपकी टीम अब हमारे साथ जो है लेगी आपके, उसके बाद कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।